आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रगतिशील काव्य के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये बात आपके लिए है कि आधुनिक काल में हमने भारतीय हिंदू युग जान लिया है, द्विवेदी युग जान लिया है, उसके बाद हमने प्रेमचंद युग देखा, उसके बाद हमने छायावाद देखा, फिर छायावाद के बाद क्या हुआ, यहाँ तक हम लोग अभी तक अपनी वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। आगे की जो हम बात करेंगे वो है प्रगतिशील काव्य। प्रगतिशील काव्य के अंदर शोषण का विरोध किया जाता है, यानी समाज में कोई भी वर्ग जो किसी भी व्यक्ति का शोषण करता है। नॉर्मली तौर पर देखा जाता है कि पूंजीपति और सामंती जो लोग होते हैं वो गरीब लोगों का शोषण करते हैं। तो इस प्रकार के शोषण का विरोध करने वाले काव्य को प्रगतिशील काव्य कहते हैं, जो कि शोषण के विरोध लिखते हैं, शोषण के विरुद्ध लिखते हैं कि शोषण नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का। इन लोगों का ये मानना है कि अगर हमें अपने आप को शोषण से इनसे बचाना है तो हम लोगों को संगठित होना होगा और इन लोगों का कड़ा विरोध करना होगा। तो ये है प्रगतिशील काव्य, जो कि मार्क्सवाद की विचारधारा से मिलती जुलती है। मार्क्सवाद की विचारधारा भी ऐसी ही है, आप उससे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यही है प्रगतिशील काव्य। तो इसके अंदर आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के काव्य यानी कविता जो है इस टाइम पर लिखे जा रहे होंगे। उसके अंदर आपको दिखेगा कि जो गरीब वर्ग है उसके बारे में बातें होगी, और जो पूंजीवादी वर्ग है, सामंती वर्ग है, उसके विरोध में जो कि साहित्य है इस समय रचा जाए। तो ये तो बात होगी प्रगतिशील काव्य की सामान्य सी बात। अब चलते हैं कि प्रगतिशील काव्य की प्रवृत्तियां क्या है, मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे अगर हम देखें कविता के अंदर तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये प्रगतिशील काव्य है। जैसे हमने छायावाद की वीडियो में देखा था, छायावाद की प्रवृत्तियां, जिससे पता लगा हमें कि ये छायावाद है, कि उसके अंदर ये विशेषता पाई जाती है छायावाद की कविताओं के अंदर। तो ठीक उसी प्रकार से प्रगतिशील काव्य के अंदर भी कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अर्थ तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि प्रगतिशील काव्य क्या है असल में। दूसरा जो है शोषित में शक्ति। तो मैंने आपको बताया था जो व्यक्ति शोषित है, यानी सामंती वर्ग जिसका शोषण कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं शोषित व्यक्ति, यानी गरीब व्यक्ति की बात हो रही है, शोषित है। तो उन लोगों के अंदर क्या है, शक्ति है। शोषण करना समाज के विकास में हमेशा से बाधक रहा है। अगर कहीं किसी समाज में किसी व्यक्ति का या किसी समूह का या वर्ग का अगर शोषण हो रहा है तो वो समाज विकास की ओर नहीं बढ़ता है, वो एकदम विरोधी बात है। अगर शोषण हो रहा है तो विकास की जो धारा है उस समाज के लिए रुक चुकी है। तो यहीं पर ये कहते हैं कि शोषित व्यक्ति जो है उसमें शक्ति पर ये बिलीव रखते हैं कि वो लोग जो शोषित हो रहे हैं उनके अंदर अपार शक्ति है, उन्हें इकट्ठा होना होगा और फिर इकट्ठा होकर के अपने लिए उन्हें लड़ना होगा। तो प्रगतिशील की ये मान्यता है कि शोषित में क्या है, शक्ति विद्यमान होती है। और तीसरी बात है नया सौंदर्य बोध। एक सामान्य व्यक्ति की जो सामान्य स्थिति है उसके अंदर भी सौंदर्य देखता है। जैसे खेत में काम कर रही स्त्री, तो उसमें इन्हें सौंदर्यता दिखती है, ये सौंदर्यता उसमें देख पाते हैं। इनकी जो सौंदर्यता के जो मूल्य है वो बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण नहीं, बहुत ही व्यापक है। ये मनुष्य के जो सामान्य जीवन है, जैसे कोई व्यक्ति मजदूर काम कर रहा है तो उसके अंदर भी ये सौंदर्य उसको देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपने वह तोड़ती पत्थर कविता पढ़ी हो तो आप उसमें पाएंगे कि निराला जी ने कैसे एक पत्थर तोड़ती स्त्री के अंदर सौंदर्यता देखी थी, जो कि ऐसे सौंदर्यता देखना ये एक नया था कि सामान्य स्थितियों में सौंदर्यता पहले नहीं देखी जाती थी। सौंदर्यता मतलब वही होता था जो कि पूंजीवादी वर्ग जो लोग हैं वो जो भी करेंगे, जो भी वो काम करते हैं, या उन्हीं को ही क्या है सौंदर्य मानते थे। परंतु जो सामान्य व्यक्ति है, जो कि निर्धन है, उसके अंदर सौंदर्यता देखना तो बहुत दूर की बात है। उसका केवल कविता के अंदर वर्णन ही केवल इसलिए किया जाता था ताकि थोड़ा सा मजाक उड़ाया जा सके, या फिर कुछ उस प्रकार से सौंदर्य के रूप में उसका वर्णन नहीं होता था। परंतु जब प्रगतिशील काव्य अस्तित्व में आया तो यहाँ पर ये चीज़ें चेंज हुई है। तो वो चेंजेस आप इसमें देख पाए कि उन्होंने नया सौंदर्य बोध लेकर के आए। तो ये जो जिन प्रवृत्तियों की मैं बात कर रहा हूँ, इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर इस साहित्य का जो हम प्रगतिशील काव्य जिसे कह रहे हैं, इन्हीं के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। यह बात याद रखना कि पहले ये प्रवृत्तियां देखी गई, उसके बाद इसको एक नाम दिया गया जो कि प्रगतिशील काव्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं इसके चौथी प्रवृत्ति की ओर, जो कि है व्यंग। तो समाज की सामाजिक और आर्थिक विषमता, अमीर और गरीबी, इतना ज़्यादा जो फासला था, इसका जो हम यथार्थ वर्णन कविता के अंदर करते हैं तो उसके अंदर व्यंग हमें देखने को मिलता है। तो व्यंग हमें हर उस जगह पर देखने को मिल जाएगा जहाँ पर स्थितियों की यानी विषमताओं को दिखाया जाए बिल्कुल सही
बिल्कुल एग्जैक्ट वही जैसा वो है, तो वहाँ पर व्यंग अपने आप फूट करके बाहर निकलता है। तो प्रगतिशील काव्य के अंदर भी हमें व्यंग देखने को काफ़ी मिलता है। पांचवी जो बात हम करेंगे प्रवृत्ति की, वो है प्रकृति। तो प्रकृति का महत्व काव्य में कब से बढ़ा, ये मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रतावाद जब काव्य शुरू हुआ था तभी से प्रकृति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा था। उसके बाद हमने यही प्रकृति को छायावाद कविता के अंदर भी देखा था और प्रगतिशील काव्य के अंदर भी हम प्रकृति को पढ़ रहे हैं। तो प्रकृति तीनों के अंदर कॉमन है। तो ये जो मैं आपको स्वच्छंदतावाद कहता हूँ और छायावाद कहता हूँ, प्रगतिशील काव्य कहता हूँ, या आगे और आएगा तो आगे और भी नाम आएंगे, तो ये सब क्या है, ये काव्य के रूप है। कविता जिस टाइप की हो रही थी उसको एक नाम दिया गया है। जैसे निबंध और नाटक, जैसे किसी युग को हमने प्रेमचंद युग कह दिया, भारतेंदु युग कह दिया, द्विवेदी युग कह दिया, उसी प्रकार से इस समय जो कविताएं हो रही थी उसको ये लोग नाम दे रहे थे इस तरीके से कि प्रगतिशील काव्य, छायावाद काव्य, स्वच्छंदतावाद काव्य, और आगे भी एक दो नाम और आएंगे। तो ये सब क्या है, जो काव्य की जो प्रवृत्ति है, कविता जिस प्रकार से हो रही थी उसी को ये नाम दिए है। तो इससे कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल बात नहीं है। आपको हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि जब भी छायावाद, प्रगतिवाद, इन सब चीज़ों का नाम है तो आप समझ जाना कविता की बात हो रही है। और इसकी जो प्रवृत्तियां हैं ये आपके मन में जैसे ही याद आएंगी आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। इसके लेखक, रचनाएं सब याद आ जाने वाली है, तो बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है। तो प्रकृति हमने तीनों में देखा। छठी जो प्रवृत्ति है वो है प्रेम। तो दोस्तों आपको पता है जहाँ पर भी प्रेम आता है वहाँ पर वर्ग भेद मिट जाता है। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या वो ब्राह्मण, क्या वो शूद्र, वैसा कुछ नहीं रहता। तो इस काव्य के अंदर ये लोग प्रेम की बात करते हैं क्योंकि ये लोग वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल नहीं मानते। ये एकदम क्या पूंजीवादी, क्या गरीब, कुछ नहीं, इनके लिए सब सामान्य है। तो इसलिए इनके काव्यों में प्रेम की जो प्रधानता है हमें देखने को मिलती है और ये वर्ग भेद को मिटाती है। तो ये था प्रेम का। आप इन सब पॉइंटों को दोबारा सरल इतिहास में पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और अच्छे से जानना हो तो शुक्ल जी की किताब उठाइए या नगेंद्र जी की किताब उठाइए। मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है उन सब टॉपिक को आप वहाँ से भी देख सकते हैं। प्रगतिशील काव्य की आपने प्रवृत्तियों को जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि प्रगतिशील जो काव्य है इसका इतिहास रहा क्या, ये किस प्रकार से और कैसे अस्तित्व में आया। तो ये थोड़ा सा इसकी जो पृष्ठभूमि है उसे जान लेते हैं। प्रगतिशील काव्य की शुरुआत भारतेंदु युग से ही हो गई थी, परंतु इसको एक विचारधारा के रूप में और इसको जो बढ़ावा लोगों ने दिया तो वो हमें मिलता है इस टाइम पर। 1930 के आसपास हमारे देश में किसान और मजदूरों के जो आंदोलन है काफी ज्यादा देखने को मिले और इसी समय रूस में साम्राज्यवादी राज्य की स्थापना हो चुकी थी। इसलिए जो मार्क्सवाद की जो विचारधारा थी उसे और भी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा था। तो भारत के अंदर भी इसका प्रभाव पड़ा। तो इन्हीं सब प्रभावों की वजह से 1936 में भारत के अंदर एक प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के सभापति थे प्रेमचंद और उन्होंने जो भाषण दिया था उस टाइम पर, उस भाषण का शीर्षक है साहित्य का उद्देश्य। इसके ऊपर आपको मेरे चैनल पर वीडियो भी मिल जाएगी जहाँ पर मैंने उनका जो ये भाषण है पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। तो इस प्रकार से जो मार्क्सवाद की विचारधारा थी भारत में उसको प्रगतिशील काव्य के अंतर्गत बढ़ावा मिल रहा था। भारत में व्याप्त गरीबी की वजह से इस विचारधारा को भारत में बहुत ज्यादा प्रभाव मिल रहा था और अनेक उतार चढ़ाव के बावजूद भारत के अंदर जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो अपना जो अस्तित्व है लगातार उसने बनाए रखा और अस्तित्व में बनी रही। तो ये बात होगी प्रवृत्तियों की और हमने बात कर ली कि प्रगतिशील जो काव्य था अस्तित्व में कैसे आया, क्या उसकी स्थिति रही, किन प्रभावों की वजह से भारत में जो है इसको स्थान मिल सका। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस टाइम पर निबंध और नाटक की क्या विकास धारा हमें देखने को मिली। इससे पहले हम देख चुके हैं कि भारतेंदु युग में और द्विवेदी युग में इनकी जो विकास यात्रा थी वो किस प्रकार की थी। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद युग, तो प्रेमचंद युग के अंदर ही ये हम पढ़ रहे हैं निबंध और नाटक। तो चलिए जान लेते हैं। इस टाइम पर जो निबंध लिखे जा रहे थे उन्होंने निबंध की जो विधा है उसको बहुत ही ज़्यादा विकास उसका किया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इन्होंने ज़्यादातर जो निबंध लिखे वो मनोविकार है। मनोविकार में अंदर जो निबंध आते हैं उसके अंदर करुणा आ गया, दुख आ गया, यानी मन के जो भाव हैं, दुख, प्रेम, करुणा इत्यादि जो भावनाएं होती है उनके ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने शुरुआती निबंध जो है इसी प्रकार के लिखे और उन्होंने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और यहाँ तक माना जाता है कि जो मनोविकार से संबंधित निबंध होते हैं उनकी परिभाषा देना बहुत ही कठिन होता है कि दुख क्या है, करुणा क्या है और प्रेम क्या है। तो ये सब बहुत ही कठिन भावनाएं हैं
तो ये सब जो मनोविकार है इनको परिभाषित करना काफी कठिन होता है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपने निबंधों की शुरुआत इनकी परिभाषा के साथ ही करते हैं। शुक्ल जी कोई भी निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले वो एक सूत्र को पकड़ते हैं, कोई एक सूत्र वाक्य कहते हैं और उसके बाद उसकी व्याख्या वो करते हैं। और व्याख्या करते समय वो कुछ एग्जाम्पल्स का जिक्र भी करते हैं, कुछ उदाहरण भी देते हैं जो कि जीवन से संबंधित हो, ताकि जो भी बात समझाना चाह रहे हैं वो पढ़ने वाले को बिल्कुल अच्छे से उसके दिल तक वो बात आराम से पहुंच जाए, वो समझ जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये उनकी निबंध लिखने की कुछ इस प्रकार की शैली है। पहले वो परिभाषा देते हैं, फिर कोई सूत्र वाक्य कहते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, और इनकी भाषा जो रहती है काफ़ी कसी हुई रहती है और जो बात वो बताना चाह रहे हैं बिल्कुल सटीक उसी की बात करते हैं। और इनकी भाषा में कई बार व्यंग्य भी देखने को हमें मिल जाता है। और निबंध के अंदर जब वो मनोविकार से संबंधित जो विषय है उसके ऊपर जब वो विचार विमर्श करते हैं तो उसका जो आधार रहता है वो उनका जीवन का एक्सपीरियंस, जो उन्होंने कमाया, जो उनका अनुभव है, वो उनका आधार रहता है बजाय किताबी ज्ञान के। तो जीवन के अनुभव के आधार पर वो इन मनोविकार से संबंधित जो भी ये विषय है उनके ऊपर चर्चा करते हैं अपने अनुभव के आधार पर बजाय किताबी ज्ञान। इसी मनोविकार से संबंधित जो उनका सबसे पहला निबंध संग्रह था 1930 में आया अस्तित्व में, जो कि विचार विधि के नाम से था। बाद में यही जो निबंध का संग्रह था 1939 में चिंतामणि भाग 1 के रूप में हम लोगों के सामने आता है। जो चिंतामणि है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो चिंतामणि के अंदर जो निबंध संग्रह है वो वही मनोविकार के निबंध है। और चिंतामणि के अंदर संकलित जितने भी निबंध है उनका महत्व तो आज भी उतना ही है जितना उस समय था। बजाय आप ये कह सकते हैं कि आज तो उन निबंधों का जो महत्व है और भी अधिक बढ़ चुका है। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध को जो है एक नई दिशा दिखाई निबंध के विकास में, तो उसको बुलंदी तक पहुंचाने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का योगदान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस समय का जो निबंध है और उसका विकास यात्रा है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इसे और भी विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो इस टाइम पर और भी जो लोग हैं निबंध लिख रहे थे उसमें रविंद्रनाथ, राय कृष्णदास, महाराज कुमार रघुवीर सिंह के जो निबंध है वो ज़्यादातर इतिहास से संबंधित है और इतिहास से संबंधित उन विषयों के ऊपर ही ज़्यादा बात करते हैं जिनके बारे में लोग बात अभी तक उन्होंने जिसके बारे में या जिन विषयों के बारे में अभी तक चर्चा नहीं करी गई हो उन्होंने ज़्यादातर उनके बारे में इसमें लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी शैली पर कि ये किस प्रकार का लिखते हैं और इनका साहित्य कितना बढ़िया है, इसी को लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक निबंध लिखा है अतीत की स्मृति, जिसके अंदर वो महाराज कुमार के लेखन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे छायावाद के कवियों की। तो छायावाद के जो कवि थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा निबंध लिखे, जिसके अंदर आप निराला जी को ले सकते हैं और महादेवी वर्मा जी हैं और अपने जयशंकर प्रसाद जी। तो इन तीनों ने भी इस टाइम पर निबंध लिख रहे थे। काव्य कला और अन्य निबंध के नाम से जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखे गए निबंधों का संग्रह हमें देखने को मिल जाता है। इन्होंने जो जो निबंध लिखे हैं इसके बारे में आप नीचे जो मैंने पीडीएफ दी है उसके अंदर आप देख सकते हैं और आपको पता लग जाएगा इन्होंने किस प्रकार के निबंध जो है लिखे हैं। अभी जो मेन बात करनी है वो हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में करनी है। इसी टाइम पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध लिखना शुरू किया था। आपको बता दूं ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है जिनके बारे में हमने द्विवेदी युग में बात करी थी, ये दूसरे हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकी भाषा कैसी थी। ये जो निबंध लिखते थे उसमें किस प्रकार की भाषा का उपयोग करते थे। तो इनकी जो भाषा थी काफ़ी ज़्यादा सरल होती थी, समझने में आसान थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अपने आप को पंडित होने के बावजूद भी अपना जो पंडित्व है अपनी भाषा में नहीं दिखाते। उनमें कठिन संस्कृत के शब्दों का उपयोग हमें देखने को नहीं मिलता। ये बजाय उन शब्दों को यूज़ करने के बजाय ये ऐसे सरल शब्दों का उपयोग करते हैं जिससे ये अपनी बात को आसानी से लोगों तक पहुंचा सके। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनकी भाषा में हमें जो पंडित्व होता है वो देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार के निबंध लिखते थे। तो इनकी जो अगर आप निबंध देखेंगे वो ज़्यादातर संस्कृति और इतिहास से संबंधित है। इनका एक प्रतिनिधि निबंध है वो है अशोक के फूल। तो अशोक के फूल के अंदर सबसे पहले वो उस अशोक के फूल की सुंदरता बताते हैं, उसके बाद इस फूल का इतिहास बताते हैं और इस फूल का इतिहास बताने के माध्यम से वो मध्यकालीन का इतिहास हम लोगों के सामने रख देते हैं। इसके बाद वो पहुंच जाते हैं तत्काल स्थिति का वर्णन करने लगते हैं, फिर सामंती व्यवस्था का वर्णन करने लगते हैं इसी साहित्य के अंदर। फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो अमानवीयता समाज में फैली पड़ी है उन सबको बताने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि संस्कृति, इतिहास, इन सारी चीज़ों का जिक्र करते हुए भी वो कहें समाज के जो अभी का जो परिप्रेक्ष्य है वर्तमान का उससे जोड़ देते हैं और उन्हीं सबको क्या है अच्छे से वर्णन करने लगते हैं।
तो जब आप इनके कुछ निबंधों को पढ़ेंगे, इन सभी लेखकों के, तब जाके आपको बातें जो है अच्छे से समझ में आएंगी कि ये किस प्रकार का निबंध लिखते हैं। तभी अच्छे से जो एक बड़ी इमेज है आपके सामने आ पाएगी। अभी तो बस केवल आपको एक थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि कौन कैसा लिखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस टाइम पर जो नाटक लिखे जा रहे थे वो किस प्रकार के थे। आप सभी जानते हैं कि नाटक का जो विकास है भारतेंदु युग में हो गया था, और भारतेंदु युग के अंदर नाटक का जो विकास है बहुत ही व्यापक स्तर पर हुआ था। परंतु उसके बाद जो है नाटक का जो अस्तित्व धीरे धीरे कम होता गया था, नाटक जो अस्तित्व में नहीं आ रहे थे। परंतु इसी चीज़ की जो कमी है जयशंकर प्रसाद जी ने अपने समय पर बहुत पूरी करी। उन्होंने अपने टाइम पर बहुत ही अच्छे अच्छे नाटक जो है लिखे हैं, जिसने नाटक की जो ये विधा थी उसको काफ़ी समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। तो इनका जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जयशंकर प्रसाद जी का नाटकों के क्षेत्र में। इस टाइम पर जो नाटक लिखे जा रहे थे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो चुका था। अगर हम बात करें अपने प्राचीनतम नाटकों की, जिसके अंदर जो संस्कृत में जो नाटक रचे जाते थे उसके अंदर और अब के जो नाटकों में काफ़ी अंतर है। संस्कृत के नाटकों में मंगलाचरण हमें देखने को मिलता था, उसके अंदर विदूषक होता था, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस टाइम के जो नाटक लिखे जा रहे थे, जो अब नाटक अस्तित्व में आ रहे थे हिंदी के अंदर, उन सब चीज़ों को उन्होंने हटा दिया था। सबसे मंगलाचरण हट चुका था और विदूषक हटा दिया गया था। उसकी जगह वो अब जो है अपने इस नाटक के अंदर एक ऐसा पात्र रखते हैं जो कि हंसी मजाक करता हो। तो काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है हमें नाटक में। तो अब का जो नाटक है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी ने काफ़ी सारे नाटक लिखे हैं। इन्होंने ज़्यादातर जो नाटक लिखे हैं वो इतिहास परक है, कि इतिहास से संबंधित पात्र और घटनाओं को उठा करके उन्होंने नाटक लिखे हैं। फिर चाहे वो चंद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो या फिर ध्रुव स्वामिनी हो, ज़्यादातर उन्होंने आप देखेंगे कि इतिहास से संबंधित ही नाटक उन्होंने लिखे हैं। और ना केवल जयशंकर प्रसाद जी इतिहास से संबंधित नाटक लिख रहे थे, और भी जो लोग आप देखेंगे वो ज़्यादातर इतिहास से संबंधित ही नाटक लिख रहे थे और उसे वर्तमान से कनेक्ट कर रहे थे। और अगर हम बात करें भाषा शैली की कि जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो किस प्रकार की भाषा में नाटक लिखते थे, तो लोगों को कहना है कि जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही क्लिष्ट लिखते हैं। उनकी जो भाषा है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, इतनी मुश्किल कि उनका मंचन करना नाटकों का काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। इन सब बातों के बावजूद भी हमें देखने को मिलता है कि जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का जो मंचन है उनके जीवन काल में ही शुरू हो गया था। अगर हम बात करें उनके एक नाटक ध्रुव स्वामिनी की, उसका काफ़ी ज़्यादा मंचन हमें देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में हमें राष्ट्रीयता का भाव, बंधुत्व का भाव, नारी की जो स्थिति है उस स्थिति को इन्होंने बहुत अच्छे से अपने साहित्य में दिखाया है, और उनकी समस्याओं का जो समाधान हो सकता है उन्होंने उसमें दिखाने की कोशिश करी गई है। तो नारी के ऊपर जयशंकर प्रसाद जी ने किस प्रकार का वर्णन उनकी समस्याओं को करा और कैसा समाधान वो प्रस्तुत करते हैं, इसके लिए आप ध्रुव स्वामिनी नाटक देख सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। इसी प्रकार से इस टाइम पर और भी जो नाटककार थे वे हरे कृष्ण, गोविंद दास, गोविंद वल्लभ, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, और इसी टाइम पर एकांकी नाटकों का भी चलन हमें देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद जी का एक घूट जो उनकी रचना है उसे एकांकी के अंदर ही काउंट किया जाता है। एकांकी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से उपन्यास और कहानी के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि अगर उपन्यास एक बगीचा है फूलों का, तो कहानी क्या है, उस बगीचे का एक फूल है। ठीक उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि नाटक के अंदर कई सारी घटनाएं घटित होती हैं, कई सारे पात्र भी होते हैं, परंतु घटनाएं हैं जो उसमें काफ़ी सारी होती है। पर एकांकी के अंदर किसी एक घटना को आधार बना करके उसको वर्णन किया जाता है, और ये काफ़ी शॉर्ट होता है। इसमें केवल एक ही घटना का जिक्र होता है, एक से अधिक घटना का जिक्र इसमें नहीं करते हैं। तो एकांकी का रूप काफ़ी छोटा होता है, एकांकी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है और बहुत ज़्यादा जो है इसका प्रभाव दर्शकों पर, क्योंकि कम समय के अंदर हमें अपनी जो बात है उसे एक्सप्लेन करना होता है। तो इसलिए उसमें जो भी चीज़ें बताई जाती है, एक्सप्लेन की जाती है, बहुत ही धारदार तरीके से, बहुत ही अच्छे से बताते हैं ताकि पाठकों तक आसानी से पहुँचे। तो एकांकी उस समय शुरू हो चुकी थी। तो एकांकी का विकास हमें इस टाइम पर देखने को मिलता है। जो प्रमुख एकांकीकार है उनका नाम आप ये देख सकते हैं कि राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अशक, भुवनेश्वर। तो ये जो एकांकीकार लेखक मैंने आपको बताया, इनकी रचनाएं आपको नीचे PDF के अंदर मिल जाएगी, तो आप इसे वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर इसको मैं समराइज कर दूँ तो आप इतना समझ सकते हैं बस कि प्रगतिशील काव्य के बारे में हमने जिक्र किया, जो कि मार्क्सवाद की विचारधारा से संबंधित है, और इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दी थी। और उसके बाद अगर बात करते हैं निबंध और नाटक की, इस टाइम पर जो निबंधकार के रूप में सबसे ज़्यादा प्रमुख है, जिनके बारे में आपको ज़्यादा जानने की जरूरत है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और थोड़े बहुत
आपको छायावाद के जो कवि है उनके बारे में जान लेना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाटक की बात करेंगे तो नाटक में आपको जयशंकर प्रसाद जी को महत्व रूप से, तो नाटक की बात करूँ तो आपको जो सबसे ज़्यादा महत्व देना है जयशंकर प्रसाद जी को देना है। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे सीधा एकांकी के अंदर राजकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अशक और भुवनेश्वर, ये तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी जो भी रचना है आप देख लेना। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और वेट करो अगली वीडियो का। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है 1947 के बाद का जो इतिहास रहा हिंदी साहित्य का, उसके अंदर निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, ये जो गद्य विधाएं हैं इनका विकास किस प्रकार का देखने को हमें मिलता है स्वतंत्रता के बाद, और जो कविता अभी तक हम देखते आ रहे हैं अलग अलग नामों से, अब आने वाला जो समय है 1947 के बाद का, उस टाइम पर जो कविताएं हो रही थी उसको क्या नाम दिया गया, ये भी प्रश्न आपके मन में आना चाहिए और हम जानेंगे अगली वीडियो के अंदर ही। उसके बाद जो है हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है आधुनिक काल पूरा हो जाएगा और उसके बाद जो चीज़ें बच गई थी अपने भक्ति काल के अंदर और रीति काल तो पूरा बचा ही है, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।